इवनिंग एवरीवन। अभी देखो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस वगैरह किए थे और आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। टॉपिक मैंने वो लिया है जो अभी हम रेगुलर क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चन एक दो सेंटर ऑफ मास के लूँगा और सेंटर ऑफ मास के मोशन पे लूँगा, उसके बाद मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आऊँगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक इसके साथ ही हमने सेमी सर्कुलर डिस्क रखा हुआ है। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है और ये दिया हुआ है कि जो डिस्क है, डिस्क की डेंसिटी, ये जो है दोनों टू डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, और ये डिस्क है। इसकी डेंसिटी 2 सिग्मा है और इसकी डेंसिटी सिग्मा है। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लाइज A inside the square, B inside the semicircular disc, C at the interface between the square and the disc, और D में इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। एक हिंट मैं आपको दे सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डिस्क इज 4r/3 पाई। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास होता है। ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। देखो, पहला चीज तो क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर होगा क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और दूसरी चीज, इन दोनों मासेस को इनके रेस्पेक्टिव सेंटर्स पे रख दो। ठीक है, अब बाकी हम अपने कन्वीनियंस के लिए वैल्यूज लिख देते हैं। मान लो ये A है, ये A, ये A, ये A, तो ये भी A। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4a/3 पाई। चलो, अब काफी आपको हिंट दे दिया, कौन सा आंसर सही होगा। XCM is m1x1 plus m2x2/m1 plus m2। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, तुम इसको x = 0 यहां से स्टार्ट कर लो। ठीक है, ओरिजिन यहां से ले लो। इसका मास कितना हो जाएगा? इसका लेंथ, साइड लेंथ 2a है, तो इसका मास हो जाएगा 4a² सिग्मा। और इसका मास क्या हो जाएगा? ये मास यहां पे रखा है, और इसका मास हो जाएगा πa²/2 इंटू 2 सिग्मा। सो दिस इज 2πa² सिग्मा। ठीक है, 2πa² सिग्मा। XCM अगर A से छोटा आ गया तो फिर स्क्वायर के अंदर, A से ज्यादा आ गया डिस्क के अंदर। ठीक है, तो पहले वाले का तो 0 हो गया, 4a² सिग्मा इंटू 0। दूसरे वाले का हो गया 2πa² सिग्मा इंटू, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A + 4a/3 पाई, and this divided by
4a स्क्वायर सिग्मा प्लस 2 पाई a स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, तो हम अंदाजन यहां से रफली देख सकते हैं, ये वाला चीज तो 0 हो जाएगा, और ये देखो ये 3a/2 से थोड़ा छोटा है, तो ये आ जाएगा तकरीबन 3 पाई। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 पाई, तो 4 प्लस 2 पाई ये तकरीबन ये 6 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा 10, और ये 3 पाई। ठीक है, 3 पाई से थोड़ा सा छोटा, इसका मतलब डेफिनेटली ये छोटा है a से, XCM इज लेस देन a। इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैं इसको ले लेता अपना ओरिजिन, ठीक है, और फिर सिंपली ये देख लेता कि प्रोडक्ट दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ऐसे करके भी देख सकते थे। जिस तरफ प्रोडक्ट ज्यादा उधर को ये शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको मैं लिखता 4 इंटू a, और इस तरफ क्या हो जाता 4a/3 पाई इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो पाई पाई काट दो, 8/3, ये 8/3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो डेफिनेटली इधर होगा। ठीक है, ये वाला चीज ज्यादा है, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन का आंसर सबने सही दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरे क्वेश्चन का मैं अगेन सेंटर ऑफ मास से ही आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के एक कॉर्नर से हमने एक डिस्क काट के हटा दिया। ठीक है, ये डिस्क का रेडियस a है, ये 2a, ये 2a, ये 2a, 2a। ठीक है, ये ओरिजिन है। आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स बताना है, एक्सीएम कितना होगा और वाईसीएम कितना होगा। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट में से ये पार्ट रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, एक्सीएम वाईसीएम ये कितना कितना होगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा। एक्सीएम वाईसीएम दोनों सेम होगा, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर लाई करेगा, और ये हमारा ओरिजिन है, तो ये थोड़ा इधर को लाई करेगा, सी इधर होगा। एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा, दोनों इक्वल होगा, कोई एक निकाल लो, खत्म है काम, कोई एक निकाल लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, वही वाई भी हो जाएगा, दोनों इक्वल है। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू वाई लाइन है। ठीक है, इस पे लाई करेगा, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक बता दो बस, उससे काम चल जाएगा। दो मेथड बताया था तुमको, एक तो नेगेटिव मास वाला, आसान होता है वो ज्यादा, उसी से कर लेते हैं। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m2 को नेगेटिव लेके कर दो। मास की जगह पे आपको कहा था एरिया ले लो। ठीक है, मास की जगह पे एरिया ले लो, ये आपको कहा था। तो एक कंप्लीट स्क्वायर और एक जो ये डिस्क है, इसको नेगेटिव डिस्क लेना है, नेगेटिव डिस्क। तो 16a² इंटू 0 प्लस माइनस πa² इंटू a डिवाइडेड बाई 16a²
प्लस माइनस पाई ए स्क्वायर, ये देख लो क्या आ जाएगा, माइनस पाई अपॉन 16 माइनस पाई इंटू ए। प्लस नहीं होगा, माइनस करना पड़ेगा। m1 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर, और m2 जो है दिस इज रिमूव्ड पार्ट, दिस इज नेगेटिव मास। जिस पार्ट को हमने हटा दिया वो नेगेटिव है। चेक करो, चेक करके बताओ ये ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वेज दिया हुआ है ऐसे, इस तरह का, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये फिक्स है वेज, ठीक है, दिस वेज इज फिक्स्ड। अच्छा, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब एक के ऊपर इस साइड एक 2 kg का ब्लॉक डाला हुआ है और इस साइड एक 3 kg का ब्लॉक डाला हुआ है, ठीक है, और दोनों को सेम हाइट से हमने रिलीज कर दिया। बोथ ब्लॉक्स are released from same height, smooth surface है। Find x component of acceleration of the system of the two blocks। x कंपोनेंट फाइंड करना है, एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है। सरफेसेस स्मूथ है, सरफेसेस स्मूथ है, ये 3 kg और ये 2 kg का ब्लॉक है, कोई इनको आपस में बांधा हुआ नहीं है। इसका एक्सेलेरेशन इधर और इसका एक्सेलेरेशन इधर, g sin 60, g sin 30। ACM x निकालना है, x कंपोनेंट निकाल लो ना इसके एक्सेलेरेशन के, इसके भी, ये 60 तो ये 60 और ये 30 तो ये भी 30। अब तो आसान है, ACM x is m1 a1x plus m2 a2x divided by m1 plus m2। m1 is 2 kg और a1x ये नेगेटिव x में है और कितना है, g sin 30 cos 30, g sin 30 cos 30। so 2 into g इंटू हाफ इंटू √3/2, ये माइनस में आ जाएगा, और प्लस 3 इंटू जी साइन 60 कॉस 60, ठीक है। तो साइन 60 इज √3/2 और cos 60 इज हाफ, जी भी है, दिस होल डिवाइडेड बाई 2 + 3, ये आ जाएगा g √3/4 और डिवाइडेड बाई 5, तो g √3/20 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे बच्चे अच्छी तरह से सोच समझ करके आंसर देंगे। बहुत सिंपल, एक सॉलिड स्फीयर है
और स्मूथ सरफेस पे है, इस पे कुछ h हाइट पे F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इज मैक्सिमम व्हेन A h is equal to 0, B h is equal to R, C h is equal to 2R and D इंडिपेंडेंट ऑफ h। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन को कर लो और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। स्मूथ सरफेस है, इसको हमने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाया या एक इंपल्स लगाया, और अब तुमको बताना है, पहले ये वाला कर लेना फिर ये वाला करना है। जो पाथ ऑफ सेंटर ऑफ रॉड होगा A, स्ट्रेट लाइन, B, पैराबोला, C, सर्कल, और D, एलिप्स। चलो ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। फर्स्ट वाले का आंसर याद है, हमने एक्सेलेरेशन क्या लिखा था? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन इज F एक्सटर्नल नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब यहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फोर्स कहां पे लगा रहे हो। व्हेन वी से एक्सेलेरेशन ऑफ स्फीयर वी मीन टू से एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी मैं लगाऊंगा ना, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन हर केस में सेम ही होगा। क्या होगा? F/m, इंडिपेंडेंट ऑफ h। सेकंड का बताओ, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ रॉड। देखो रॉड को जब भी इंपल्स दोगे तो अभी देखो इसको ऐसे पॉइंट पे हिट कर रहे हो तुम रॉड को कि ये जो है ये थोड़ा रोटेट करेगा। नीचे से तुमने मारा है ना, रॉड थोड़ा घूमेगा। बट हमसे सेंटर ऑफ मास का पूछा हुआ है, फालतू इधर उधर पूछा नहीं है। सेंटर ऑफ मास, ये पक्की बात है कि ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट लूज कर देगा, ठीक है। तुमने मारा, ये घूमेगा, तो रॉड ग्राउंड के साथ इसने कांटेक्ट लूज कर दिया। बट एट द सेम टाइम तुमने सेंटर को इस तरफ एक वेलोसिटी दे दिया, और अगर ये एयर में है रॉड, तो इसका मतलब है इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी इधर, एक्सेलेरेशन इधर, पाथ कैसा होगा? हमने पढ़ा है पाथ होगा पैराबोला। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन मैच नहीं कर रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में है, एक्सेलेरेशन अलग डायरेक्शन में है, तो पाथ को होना चाहिए कर्व, और अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो पाथ को होना चाहिए पैराबोला, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आदित्य ने, ठीक है। चलो अभी मैंने यहां पे ये पाथ बना दिया, अदरवाइज मैं तुमसे पूछता कि ये पाथ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो इसका आंसर ये हो जाता है, ये होगा पाथ, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राइट की तरफ हमने वेलोसिटी दिया और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, तो ये राइट की तरफ पैराबोला बनाएगा। ओके चलो अब एक अगेन आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बट सोच समझ करके आंसर देने वाला है। क्वेश्चंस मैंने सिंपल ही लिए हुए हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके वर्टिसेस पे 3 आइडेंटिकल मासेस है,
तीनों मास m है। अच्छा, तीनों वर्टिसेस के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ये चलना शुरू करते हैं विथ सेम वेलोसिटी v, with same velocity v. Now obviously they will all meet at the center, ठीक है? They will all meet at the center and they will meet simultaneously, एक ही टाइम पे। अब इसमें लिखा हुआ है, let's say this is A, this is B and this is C. After collision at center of the triangle, A stops, B retraces its path, velocity of C क्या होगा, और इसमें दिया हुआ है retraces its path with same speed। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी टाइम पे आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ सी क्या होगा ये बताना है। ए रुक गया, बी पीछे चला गया v वेलोसिटी से, तो सी की वेलोसिटी कितनी होगी? इसको मैं g लिख देता हूं पॉइंट को, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज g। ए आफ्टर कोलिजन रुक जाता है, b जो है वो वापस चल पड़ता है v से। c का बताना है क्या होगा। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो भी फोर्स लगना है इन तीनों का आपस का ही लगना है, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा। सिंपली Pi इक्वल टू PF कर लो, Pi इक्वल टू PF, अपने आप आ जाएगा आंसर। बताओ Pi कितना है? Pi 0। अब PF का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। A तो रुक ही गया, B जा रहा है इधर, इधर, C किधर चला जाएगा? इधर। भाई तीनों आइडेंटिकल हैं पार्टिकल्स, और B जा रहा है वेलोसिटी कितने से? V से, V, तो C कितने से जाएगा? वो भी इधर जाएगा, कितने से? V से। दैट्स ऑल। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ रॉड है, ठीक है, और इस पे ये एक रिंग है, मेटल रिंग है, ठीक है, मास इसका m है, स्मूथ है, और ये एक धागे से बंधा हुआ है, और धागे के साथ एक बॉब भी है, ठीक है, ये धागे के साथ एक बॉब भी है। बॉब का भी मास m है, और ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, L लेंथ है, ठीक है। तो यहां से इसको टाइट करके हमने यहां से रिलीज किया, ठीक है। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन, ठीक है। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग एट द इंस्टेंट स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। कितना होगा? एक पार्ट और दूसरा पार्ट
velocity of ring at this instant क्या हो जाएगा? रिंग का डिस्प्लेसमेंट और रिंग की वेलोसिटी, ये दोनों चीज बताना है इस मोमेंट पे। देखो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम है एक रिंग प्लस एक बॉब और धागा है साथ में जो कि मासलेस है। बाहर से फोर्स लग रहा है रिंग के ऊपर, रॉड से ये फोर्स लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। इसके अलावा इस पे वेट का फोर्स लगेगा, बाहर से इस पे वेट का फोर्स लगेगा। जो भी फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल है, इनमें से कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक लग सकता था फ्रिक्शन, जो कि लगेगा नहीं क्योंकि रॉड स्मूथ है। तो इसका मतलब F एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल ये 0 है। तो इसका मतलब P ऑफ सिस्टम हॉरिजॉन्टल ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। देखो कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा जब ये हॉरिजॉन्टल होगा, सॉरी वर्टिकल होगा, तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा ये कुछ नीचे आएगा और ये कुछ पीछे आएगा, ठीक है। दिस इज x1 और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 और इस मोमेंट पे ये वाला इधर को जा रहा होगा v2 से और ये वाला इधर को जा रहा होगा v1 से। अब तो आसान है मेरे ख्याल से, नाउ इट्स वेरी सिंपल। देखो ना दोनों मासेस इक्वल है, तो x में दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए और दोनों ने मिलके डिस्टेंस कितना कवर किया है? दोनों ने मिलके किया है l/2। l sin 30 डिग्री इज व्हाट the two of them have combinedly covered, ठीक है। ये वाला चीज जो है ये L sin 30 डिग्री, ये दोनों ने मिलके किया है भाई। सो m1 is m into minus x plus m into l/2 minus x is equal to 0. So x is equal to l/4। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट भी कुछ ऐसे से ही होगा, इसमें भी v1 इक्वल टू v2 होगा और इनको एनर्जी मिलेगी कहां से? पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा हमारा बॉब, तो ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना इसने लूज किया? इसने लूज किया h कितना फॉल किया? इट इज L1 माइनस cos 30 डिग्री। सो दिस इज L1 माइनस √3/2। तो mgh जो इसने लूज किया ना, वही दोनों में शेयर हो जाएगा और दोनों मासेस इक्वल है, तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। सो यू विल राइट mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ mv²। यहां पे क्या हो जाएगा? v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, क्योंकि मासेस इक्वल है, मासेस इक्वल है, ठीक है। तो कर लो यहां से mv² इक्वल टू हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा √gh। सो दिस विल बी √gl 1 माइनस √3/2, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चलो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगना है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, ठीक है।
चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जो आपको शायद थोड़ा सा फनी लग सकता है, बट ये क्वेश्चन इतना फनी है नहीं। चलो, ये एक कैनन है और इस कैनन का जो बैरल है ये 45 डिग्री पे है, ठीक है। दिस एंगल इज 45 डिग्री फिक्स्ड, और ये स्मूथ सरफेस है, और कैनन में से हम 45 इसके बैरल के अलोंग एक शेल फायर करते हैं। बैरल के अलोंग शेल फायर करते हैं। शेल इज फायर्ड अलोंग द बैरल फ्रॉम द कैनन, ठीक है। द शेल विल बी मूविंग at an angle with horizontal A equal to 45 degree, B less than 45 degree, C greater than 45 degree, D depends on relative masses of cannon and shell। ये बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, हमको दिया हुआ है कि जो कैनन है, कैनन का जो बैरल है वो 45 डिग्री एंगल पे हमने फिक्स किया हुआ है, और नीचे जो सरफेस है वो स्मूथ है। ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, हार्ड है लेकिन स्मूथ है, ठीक है। आपको बताना है कितने एंगल पे ये शेल जाएगा, 45 पे, 45 से ज्यादा, 45 से कम। फर्स्टली हमारा रिएक्शन होता है ये क्या क्वेश्चन है, बैरल 45 पे है तो 45 पे जाना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, 45 से कम ज्यादा इसका तो चांस ही नहीं है। बट एक्चुअली ए इसका आंसर नहीं है, ये स्मॉल एम और कैनन जो है ये कैपिटल एम। शेल जो है वो स्मॉल एम और कैनन कैपिटल एम। देखो इस पे बाहर से जो फोर्स लग रहा है, एक तो दोनों का वेट लग रहा है, कैपिटल एम जी स्मॉल एम जी, बाहर से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और क्योंकि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, क्योंकि शेल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो नेचुरली एन और एम प्लस एम जी आपस में कैंसल नहीं हो रहे, एन डोमिनेंट होगा तभी सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है। बट हॉरिजॉन्टल में अभी भी कोई नेट फोर्स नहीं है, नेट हॉरिजॉन्टल H0, बाहर से कोई है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल। बट इसमें खास चीज यह है कि तुमको अर्थ के रिस्पेक्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है, कैनन के रिस्पेक्ट में नहीं। सो P ऑफ सिस्टम horizontal is equal to constant, and this should be equal to 0.
ठीक है, क्योंकि इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था नहीं, तो ये 0 ही रहना है। इसका मतलब कैपिटल M को पीछे रिक्वायल करना पड़ेगा V डैश से, ठीक है, इसको V डैश से रिक्वायल करना होगा। और ये जो V है वेलोसिटी, इसके लिए अक्सर देखोगे एक वर्ड यूज किया हुआ होता है, मजल वेलोसिटी, ठीक है, मजल वेलोसिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द गन। तो इसकी मजल वेलोसिटी है V, और नेचुरली गन के रिस्पेक्ट में तो बैरल के अलोंग जा रहा है, तो 45 डिग्री पे जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू कैनन is V cos 45 degree I cap plus V sin 45 degree J cap, ठीक है। This is velocity of cell with respect to cannon. Velocity of cannon with respect to earth is minus V dash I cap, ठीक है, माइनस V डैश आई कैप। तो अभी वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू कैनन प्लस वेलोसिटी ऑफ कैनन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का अगर तुम ये यूज करते हो तो क्या लिखा जाएगा, VSC इज VSE माइनस VCE, यही है, इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है। तो शेल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू कैनन ये है V बाई रूट 2 माइनस V डैश आई कैप प्लस V ऑफ कैनन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हाँ ठीक है, प्लस ये हो जाएगा V बाई रूट 2 J कैप। तो ये है वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब देखो ना, हमको तो यही पूछा हुआ है ना कि शेल किधर जाएगा, तो इसमें tan थीटा निकाल लो। tan थीटा इज V बाई रूट 2 अपॉन V बाई रूट 2 माइनस V डैश। सो this will be less than 1, sorry, greater than 1, this will be greater than 1, तो theta will be greater than 45 डिग्री। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कैनन कितने स्पीड से रिक्वायल करेगा, रिक्वायल स्पीड ऑफ कैनन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है हॉरिजॉन्टल में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये करना है। सो यू विल राइट m इंटू माइनस V डैश प्लस स्मॉल m इंटू V बाई रूट 2 माइनस V डैश इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम 0 रहेगा आगे भी, तो V डैश विल बी mv बाई रूट 2 अपॉन m plus m. So this is how you find recoil velocity of cannon when the bullet is not fired horizontally, it is fired at some angle. एंगल पे फायर कर रहे हैं, प्लस जो सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है, सरफेस जो है वो स्मूथ है, ठीक है। तो चलो, दिस इज the first part of conservation of linear momentum live lecture। इसके और 2-3 पार्ट हम करेंगे, ठीक है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है काफी, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अब अगली बार और अच्छे थोड़े से क्वेश्चन, ये भी अच्छे क्वेश्चंस थे, और थोड़े से क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, ठीक है।
सो टिल दैट टाइम आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, और आई होप आपने आज नया कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही कुछ नई चीज़ें हम सीखते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।